जाने कितने मर गए मिट गए जहां से, किससे अपने अमर लिख गए धरा पे। सूर्य सी आभा लिए उज्जवल थी राहें, आजादी के मतवाले वो वीर महाभट कहलाए। कुछ संवादों कुछ अपवादों की उनकी गाथा गाते हैं। सुनो सुनो है भारत वालों, हम अपना इतिहास सुनाते हैं। सीने पर लाठी खाकर भी पुष्पित कमल न थे मुरझाए। लाला लाजपत राय नाम से जग में ख्याति पाए। सहनशीलता से अपनी शत्रु को नाकों चने चबवाए। पंजाब केसरी की उपाधि तब सिरमौर सजाए। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज की शुरुआत में एक कवि की इन पंक्तियों को सुनकर आपको यह एहसास हो गया होगा कि आज डीडी दस्तावेज में हम लाला लाजपत राय की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जयंती भी है। उन्नीस सौ 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजादी दिलाने के लिए लाखों भारतीयों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक लंबी लिस्ट है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट बनाने लगेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। हालांकि दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमने सिर्फ कुछ लोगों का नाम सुना, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो दरअसल इतिहास की किताबों में ही बंद होकर रह गए। एक ऐसा नाम जिसने आजादी के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानी दी, और न सिर्फ आजादी के लिए कुर्बानी दी बल्कि उनकी कुर्बानी ने देश के युवाओं को आजादी के आंदोलन के लिए एक बार फिर से खड़ा कर दिया। ऐसा नाम था लाला लाजपत राय का। हमने लाला लाजपत राय को पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन आज की पीढ़ी उनके बारे में बहुत कम जानती है। इसलिए आज डीडी दस्तावेज में हम खास तौर से बात करेंगे लाला लाजपत राय की। हालांकि यहां मैं आपको बता दूं कि दरअसल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हर वर्ग और हर विचारधारा को मानने वाले लोग जो हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। इनमें दो दल प्रमुख थे जिनको हम मानते हैं, जिनके बारे में हमने सुना है। एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल के वो लोग वो थे जिनका मानना था कि दरअसल अंग्रेजों से बातचीत हो, उनको जो है समझाया जाए, अहिंसा का जो मार्ग है उस पर चलकर अंग्रेजों को एहसास कराया जाए कि वो लोग गलत कर रहे हैं, और जिस दिन अंग्रेजों को एहसास हो जाएगा उस दिन अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक दूसरी विचारधारा भी थी जो मानते थे कि अगर आजादी चाहिए तो उसके लिए बलिदान देना होगा, संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने होंगे। और ऐसे लोग गरम दल वाले कहलाए, जो अंग्रेजों से डटकर लोहा लेते थे, अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाते थे। और उन्हीं में से प्रमुख नाम है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का। धुधी के पंजाब का एक छोटा और साधारण सा गांव है। यहीं पर हमारे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के ठीक 8 वर्ष बाद 28 जनवरी 1865 को लाजपत राय का जन्म हुआ। उस समय कौन सोचता था कि यही बालक आगे चलकर पंजाब केसरी के नाम से विख्यात होगा। उसके माँ बाप गरीब थे। माँ अनपढ़ थी पर चरित्रवान, धार्मिक भावना से भरपूर और एक आदर्श गृहिणी थी। पिता लाला राधा कृष्ण गांव के स्कूल मास्टर थे। उनकी ये डायरी उनके पुत्र के जन्म की चर्चा करती है। लाजपत राय आरंभ से ही मेहनती और पढ़ने में तेज थे, पर पिता गरीबी के कारण उन्हें विश्वविद्यालय में भेजने में असमर्थ थे। 15 वर्ष की आयु में लाजपत राय लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर लॉ में भर्ती हुए।
वहां से डिप्लोमा लेकर उन्होंने छोटी अदालतों में वकालत शुरू की। कुछ वर्ष बाद उन्होंने वकालत की डिग्री ली और हिसार की जिला अदालतों में वकालत शुरू की। फिर कुछ ही साल बाद पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे लाहौर के हाई कोर्ट में आए। वकालत में उन्हें काफी सफलता मिली। वे हिंदुस्तानी के गहरे जानकार थे, प्रभावशाली और धारा प्रवाह वक्ता थे। लाहौर में उन दिनों आर्य समाज और ब्रह्म समाज ने चेतना की लहर दौड़ा दी थी। लाजपत राय आर्य समाज की ओर आकर्षित हुए। इसका उद्देश्य था धर्म सुधार और राष्ट्रवाद। 1882 में 17 वर्ष की अवस्था में लाजपत राय आर्य समाजी बने। लाजपत राय को वकालत से काफी आमदनी थी, लेकिन समाज सेवा के लिए उन्होंने पैसे का मुंह छोड़ दिया, वकालत छोड़ दी। लाला लाजपत राय एक सच्चे देशभक्त के साथ ही एक सच्चे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जीवन भर अछूतों के उद्धार के लिए कार्य किया। इसके साथ साथ उन्होंने देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने नारियों को भी शिक्षा का समान अधिकार मिले, यानी स्त्री शिक्षा के लिए भी उन्होंने खूब प्रयास किए। लाला लाजपत राय एक धार्मिक व्यक्ति थे, पर उन्होंने हिंदू धर्म में भी कुछ जो कट्टरताएं थी, रूढ़ियां थी, उनका सदैव विरोध किया। ईश्वर में उनकी सच्ची आस्था थी। मातृभूमि के लिए उनका त्याग और बलिदान अतुलनीय है। भारत में जन्मे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय, और पंजाब में जन्म लेने के कारण उन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय ने ही पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। उन दिनों समाज सेवा और राजनीतिक क्षेत्र में कुछ और बड़े बड़े नेता चमके, जैसे तिलक, एनी बेसेंट और दादा भाई नौरोजी। लाजपत राय अध्ययनशील और बड़े विद्वान थे। उन्होंने मार्क्सिनी और गैरिबाल्दी, भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी और स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र लिखे। स्वामी दयानंद सन 1883 में दिवाली के दिन स्वर्गवासी हुए। लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त स्वामी जी के शिष्य थे, और लाजपत राय ने उनके साथ स्वामी जी के स्मारक निर्माण की ठानी। फलस्वरूप लाहौर में प्रथम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। अब तक लाजपत राय सबों के प्रिय पात्र लाला जी बन गए थे। 1895 में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में सहायता की। आज इस बैंक की शाखाएं सारे देश में हैं। 1897 में राजपुताना में लाजपत राय हजारों अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए गए। वहां की भुखमरी ने उनका हृदय द्रवित कर दिया और वे आम जनता की सेवा में जुट गए। 1904 में उन्होंने कांगड़ा भूकंप पीड़ितों के लिए राहत कार्य संगठित किया। उसी दौरान उन्होंने पंजाबी नामक सप्ताह में 2 बार निकलने वाले पत्र की स्थापना में सहायता की। इसका प्रथम प्रकाशन 1904 में हुआ। यह पत्र अपने निर्भीक विचारों के लिए प्रसिद्ध था। लाला लाजपत राय ने आजादी के लिए संघर्ष करने के साथ साथ देश के नव निर्माण का एक स्वप्न भी देखा। स्वतंत्रता सेनानियों में उस वक्त 3 नाम बहुत प्रमुख थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय जो लाल के नाम से जाने गए, और इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर इन्होंने दरअसल गरम दल की स्थापना की। इनका मानना था कि केवल भीख मांगने से और गिड़गिड़ाने से आजादी नहीं मिलेगी। इसके लिए
युद्ध करना पड़ेगा और आजादी को छीन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा हक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में नरम दल का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने गरम दल की स्थापना की। 1905 तक लालाजी ने राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लिया था, पर उसी साल बंगाल के विभाजन ने उन्हें इतनी गहरी ठेस पहुंचाई कि वे फिर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने लगे। शीघ्र ही वे राजनीति के मैदान में कूद पड़े और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ राष्ट्र के नेता मान लिए गए। ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से चमक उठे। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादी लालाजी ने गोपाल कृष्ण गोखले के नरम दल वालों से संबंध तोड़ लिया। वे आजादी की भीख नहीं मांगना चाहते थे। लालाजी ने देशवासियों को निर्भयता और आत्मसम्मान का संदेश दिया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। यहां लालाजी ने स्वराज, स्वदेशी, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव का समर्थन किया। पंजाब में राजनीतिक उथल-पुथल बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों के उपनिवेशवादी बिल से लायलपुर, मॉन्टगोमरी और मुल्तान के लोग, विशेषकर भारतीय फौज के सैनिक और भूतपूर्व सैनिक क्रुद्ध हो उठे। लालाजी ने अंग्रेजों के साथ सहयोग न करने के आंदोलन की अगुवाई की। उनके साथी थे अजीत सिंह, शहीद भगत सिंह के चाचा। पंजाब केसरी अब आजादी के लिए गरज उठा था। पंजाब के गांव जाग उठे थे। हालांकि लाला लाजपत राय गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनसे बहुत प्रभावित भी हुए थे और बाद में अपने व्यवसाय को उन्होंने तिलांजलि दे दी और पूरे समर्पित भाव से गांधी जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। लाला जी हमेशा से ही अंग्रेजों और अंग्रेजी सरकार का विरोध करते रहे, जिससे क्षुब्ध होकर अंग्रेजों ने 1907 में उन्हें बर्मा जेल में डाल दिया। जेल से लौटने के बाद वे और ज्यादा सक्रिय हो गए, क्योंकि अंग्रेज उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाए। उन्होंने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में होने वाले असहयोग आंदोलन में खुलकर उनका साथ दिया। उन्हें कई बार अंग्रेजों ने जेल भेजा, लेकिन वे अपने उद्देश्य और अपने जो उन्होंने दरअसल जो प्रण किया था, उससे जरा भी विचलित नहीं हुए। लाहौर, रावलपिंडी और दूसरे स्थानों में दंगे शुरू हो गए। 1907 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण था। आजादी की पहली लड़ाई को 50 साल पूरे हुए थे। अंग्रेजी राज घबराकर राजनीतिक नेताओं को बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाले की सजा दे रहा था। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को बर्मा में मांडले के किले में बंद किया गया। यहां लालाजी अपना अधिकतर समय पढ़ने लिखने में बिताते। यहीं पर उन्होंने आत्मकथा भी शुरू की, पर वे उसे पूरी न कर सके। बिना अदालती कार्रवाई के देश निकाले की सजा के विरुद्ध भारत और इंग्लैंड से आवाजें उठी। दोनों क्रांतिकारी रिहा कर दिए गए। अगले 6 वर्षों तक, जबकि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, लालाजी समाज सेवा में लगे रहे। स्कूल और कॉलेज खुले गए। अस्पताल, अनाथालय और विधवाश्रमों की स्थापना हुई। जाति प्रथा को तोड़ने और अछूतों को समान अधिकार दिलाने की मांग मजबूत हुई। लालाजी का कथन था, ईश्वर की नजर में सभी समान हैं, मनुष्यों को भी वही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वास्तव में लाला लाजपत राय भारत के उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं जिन्होंने मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने में अपनी ओर से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही कई देशभक्तों के बलिदानों के बाद देश को आजादी मिली।
लाला जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। उनकी आवाज शेर जैसी थी, इसलिए उन्हें पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर कहा गया। 1920 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लाला जी भारत वापस लौट आए। जलियांवाला हत्याकांड का उन्होंने खूब विरोध किया और इसके विरोध में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। सारा देश अंग्रेजों के अत्याचार से कांप उठा था, फिर भी लोगों ने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। विद्रोह के जाग उठने के डर से अंग्रेज सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ की घोषणा की। भारत की जनता के लिए यह बड़ा भारी संकट का समय था। 1920 में लाला जी भारत लौटे। सारे देश में क्रोध और विद्रोह का वातावरण था। भारत इंग्लैंड के संबंध 1857 के विद्रोह के बाद एक बार फिर बहुत कटु हो गए थे। समय था राजनीतिक कदम उठाने का। धुधी के गांव का वो साधारण बालक अब एक असाधारण नेता बन चुका था। पंजाब केसरी कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। कलकत्ता के इसी कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। गांधी जी के प्रमुख समर्थकों में से थे लाला जी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और मौलाना आजाद। असहयोग आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं के महत्व पर जोर डाला। कताई स्वराज के अहिंसात्मक युद्ध का प्रतीक बन गई। मोतीलाल नेहरू, लाला जी और कुछ अन्य लोगों की अगुवाई में आयात होने वाले ब्रिटिश माल के बहिष्कार का आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन में सिख जैसे लड़ाई के सूरमाओं ने भी गांधी जी के अहिंसा के आदर्श को अपनाया। उत्तेजना और अत्याचार के सामने वे नहीं झुके। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया। लाला जी इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि असहयोग आंदोलन को बंद किया जाए। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना की। 1928 में अंग्रेजों ने संवैधानिक विषयों पर चर्चा करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजने का फैसला किया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इस पर सभी भारतीयों में बहुत रोष था और लाला जी ने इसके खिलाफ कमर कस ली। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने विशाल रैली को संबोधित किया। लेकिन इसी रैली को संबोधित जब वो कर रहे थे तब अंग्रेजों ने अंग्रेजी पुलिस ने उन पर भयंकर लाठीचार्ज कर दिया। उनके सर पे घातक चोट आई और इस चोट आने के कारण 3 हफ्ते के बाद भारत माता के ये वीर सपूत चिर निद्रा में लीन हो गए। गांधी जी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन 1922 में बंद कर दिया, जब चौराचौरी में पुलिस टुकड़ियों के खिलाफ हिंसात्मक तूफान जाग उठे। लाला जी को यह बात बहुत खली।
उन्हें गांधी जी के अहिंसा के आदर्शों पर पूरा विश्वास न था। गांधी जी की इस कार्रवाई के फलस्वरूप मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। लालाजी ने उनका साथ दिया। इसी दौरान लालाजी ने शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में देश की सेवा करने के लिए सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था के सदस्यों में थे लाल बहादुर शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन और बलवंत राय मेहता। 1928 में केवल अंग्रेज सदस्यों के बने साइमन कमीशन की स्थापना से लालाजी बड़े क्रुद्ध हुए। अजीब सी बात थी कि भारतवासी खुद अपने भविष्य के बारे में ही कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पंजाब में कमीशन के बहिष्कार के आंदोलन का नेतृत्व किया। 29 अक्टूबर 1928 कमीशन का विरोध करने के लिए लालाजी ने लाहौर स्टेशन की तरफ एक जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी पताकाएं फहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे, मगर शांत थे। रेलवे स्टेशन के दरवाजे पर एक अंग्रेज अफसर की देखरेख में पुलिस दस्ता तैनात था। बिना कारण ही एकाएक पुलिस लालाजी पर टूट पड़ी। लाठियों की मार शुरू हो गई। कई लाठियां लालाजी की छाती पर पड़ी। घायल होने के बावजूद भी डॉक्टर की सलाह न मानकर उसी शाम लालाजी ने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया और गर्जना की, आज हम पर पड़ी हर मार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की एक कील बनेगी। पंजाब केसरी ने अपनी बहादुरी का सबसे बड़ा मूल्य अदा किया। उस निर्मम हमले के 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लालाजी का देहांत हो गया। लाला लाजपत राय के निधन से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक झटका तो लगा, लेकिन उनके बलिदान से देश के लाखों युवाओं में आजादी की आग जैसे और भड़क गई थी। इसके बाद सरदार भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के दिलों में जल रही स्वतंत्रता की आग और भी ज्यादा तेज हो गई। लालाजी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और तब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने लाला लाजपत राय के बलिदान का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को 17 दिसंबर 1928 को गोली मार दी। भगत सिंह ने वक्त की नजाकत को अपनी क्रांति दृष्टा, अपनी भविष्य दृष्टा आंखों से भांपा। उन्होंने दल के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव था लालाजी की हत्या का बदला। 17 दिसंबर 1928 राजगुरु पैदल, भगत सिंह दल के कमांडर चंद्रशेखर आजाद के साथ साइकिल पर। भगत सिंह और राजगुरु बिजली की तरह तेजी से झपटे और सैंडर्स का पल भर में वध हो गया। आजाद ने पीछा करने वाले सिपाही का काम कमाया। खुली सड़क पर दिन दहाड़े पुलिस अफसर की हत्या। ब्रिटिश गवर्नमेंट को साफ सुना। आइए आपको प्रसार भारती आर्काइव से सुनवाते हैं लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स को मारने के लिए किस तरह से भगत सिंह और राजगुरु को चंद्रशेखर आजाद ने कवर दिया, जिससे वे वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। चंद्र सिंह हाथ बढ़ा रहा था भगत सिंह को पकड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में डीएवी कॉलेज की दीवार पर बैठे हुए आजाद ने पहला फायर किया जो चंद्र सिंह के रान में लगा। चंद्र सिंह फिर भी दौड़ता गया। दूसरा फायर हुआ जो उसके पेट में लगा और चंद्र सिंह धराशायी हो गया। इस तरह से ये दोनों साथी आजाद की उस निशाने की वजह से सही सलामत वहां से बाहर हो सके। भगत सिंह को कलकत्ता भेजकर आजाद आगरा गए। आगरा और ग्वालियर में मकान लिए गए। बम फैक्ट्रियां शुरू की गईं। ग्वालियर में बने 2 बम 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय असेंबली दिल्ली में फेंके गए। बम के साथ पर्चे फेंके गए। इनमें कहा गया था, पहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है,
सार्वजनिक सुरक्षा और औद्योगिक विवाद जैसे कानून दमन चक्र को और भी तेज कर रहे हैं। जनता को कुचला जा सकता है, लेकिन आजादी की भावना को कोई ताकत नहीं कुचल सकती। लाला लाजपत राय के बलिदान का भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा असर पड़ा। भगत सिंह ने असेंबली में बम धमाका किया। गरम दल के क्रांतिकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन की आग भी जल रही थी। गरम दल और नरम दल के बीच रस्साकशी शुरू हो गई थी। गरम दल के नेता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, जबकि नरमपंथी सिर्फ इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। मतभेद बढ़ते गए। इसके बाद 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। सन 1907 तक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पूरे जोरों पर सारे देश में फैल चुका था। विदेशी माल की होलियां जलाई जाने लगी। लोकमान्य तिलक ने घोषणा की कि उनके दल को सरकार की नीतियों पर कोई विश्वास नहीं है। मैं अपने ही घर की चाबी चाहता हूँ। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उधर ब्रिटेन में भारत मंत्री का स्थान लिबरल पार्टी के जॉन मॉर्ले ने ले लिया था। भारत में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो ने वायसराय का पद संभाल लिया था। मॉर्ले और मिंटो दोनों का विचार था कि भारत की अशांति को दबाने के लिए केवल बल प्रयोग से काम नहीं चलेगा। ये भी जरूरी है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मोतीलाल घोष और गोखले जैसे नेताओं से भी संपर्क रखा जाए। ये सब कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, लेकिन गरम दल के नेता कुछ कम प्रभावशाली न थे। तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आदि ने भी कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। चूंकि कांग्रेस को उस समय तक ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक महत्व दे दिया था, इसलिए गरम दल और नरम दल के बीच रस्साकशी शुरू हो गई। सन 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन में दोनों दलों के बीच खुलकर संघर्ष हुआ। काफी गड़बड़ी के बाद गरम दल वाले पंडाल छोड़कर चले गए। अधिवेशन की कार्रवाई नरम दल वालों ने चलाई। वहां उपस्थित 1600 प्रतिनिधियों में से केवल 900 गरम दल के साथ हो गए। बहुत से इतिहासकारों को और विश्लेषकों को यह लगता है कि लाला लाजपत राय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया, जो बलिदान दिया, उसे हमने अपनी नई पीढ़ी को बहुत कम बताया है, बहुत कम दिखाया है। आज प्रसार भारती आर्काइव से हम यह एपिसोड आपके लिए खास इसलिए लेकर आए क्योंकि आज भारत की आजादी के 75 साल बाद आप पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के बलिदान को कभी ना भूलें। और अगर आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो प्रसार भारती आर्काइव्स पर लाला लाजपत राय पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री को आप जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। डीडी दस्तावेज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।